नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल के विधानसभा चुनावों और अगले साल के आम चुनाव के लिए रणनीति पर बात हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में से किसी में भी हारना नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अपने उद्घाटन भाषण में इस पर जोर दिया है कि चुनाव के लिए सभी कमर कस लें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अपने उद्घाटन भाषण में इस पर जोर दिया कि पार्टी को इस साल 9 विधानसभा चुनाव लड़ने हैं और इनमें से एक को भी नहीं हारना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें 9 प्रदेशों में चुनाव लड़ना है। रविशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कार्यकारिणी से आह्वान किया कि चुनाव के लिए कमर कस लें, हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, जहां हम कमजोर हैं वहां हमें बूथ मजबूत करने होंगे। ऐसे 72,000 बूथों की पहचान पहले की गई थी। आज भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में 1.30 लाख बूथों पर पहुंचे जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करने के बाद कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान रोड शो की वजह से कई मार्ग बंद कर दिए गए और रूट डाइवर्ट कर दिए गए। यातायात पुलिस ने लोगों से इस दौरान नई दिल्ली के आसपास आने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से परेशान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में एक छोटी दूरी का मजाकिया रोड शो करने के लिए बीजेपी को मजबूर किया। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। बता दें, इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा के दक्षिण भारत से गुजरने के बाद पीएम मोदी वहां कुछ राज्यों में जनसभाएं करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाया था कि पीएम मोदी यात्रा से परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा पर पंजाब में पहुंचे राहुल गांधी ने आज होशियारपुर में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने भगवंत मान को किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने की सलाह दी। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश का एक इतिहास है, भाषा है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब से चलाना चाहिए। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको यहाँ स्वतंत्रता से काम करना चाहिए। किसानों मजदूरों की दिल की बात सुनकर पंजाब के मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ कथित रेप मामले में एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 17 अगस्त को शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इसी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को बताया कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए, अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो ये बच जाएंगे। बेंच ने कहा कि हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं मिला है, इसलिए शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी गई। बेंच ने कहा कि आपको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, आपके पास सभी उपाय हैं, हम कानून को वैसे ही लागू कर रहे हैं जैसा हम देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों को कोविड महामारी के समय यानी 2020-21 सत्र के दौरान छात्रों से वसूली गई कुल फीस का 15% हिस्सा वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश के तहत अगले 2 महीने में स्कूलों को सेशन 2020-21 में अभिभावकों से ली गई फीस को अगली फीस में एडजस्ट करना होगा और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके अभिभावकों को फीस वापस करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फीस के नियमन की मांग को लेकर राज्य भर से पीड़ित अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत ये थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए वो उसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच चल रही रस्साकसी के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर फिर से माहौल गर्म कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि जजों को चुने जाने की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए मूल्यांकन समिति यानी इवैल्यूएशन कमेटी में एक सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पत्र को लेकर अभी कॉलेजियम द्वारा चर्चा की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने CJI चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट की कॉलेजियम में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बता दें, कानून मंत्री के द्वारा यह पत्र तब आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिस याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के द्वारा देरी के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। बता दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार कह चुके हैं कि कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों को सरकार दबा के बैठ जाती है और ऐसा करना अस्वीकार्य है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखे जाने के बाद विपक्ष ने इसे सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम को रद्द करने और केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना तथा कानून मंत्री किरेन रिजिजू का न्यायपालिका पर लगातार हमले का उद्देश्य न्यायपालिका को डराना है। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है, लेकिन सरकार न्यायपालिका को अपने अधीन करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो यह स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जहर की गोली के समान है। कानून मंत्री के कॉलेजियम में सरकार के व्यक्ति को शामिल किए जाने को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस के अलावा बाकी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने इसको चौंकाने वाला बताया। राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विचार को व्यापक रूप से कमजोर करने वाला है और संविधान द्वारा स्थापित शक्ति संतुलन को अस्थिर कर देगा। क्या सरकार कमिटेड जुडिशरी के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे खतरनाक कदम बताया। उन्होंने कहा, यह बेहद खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के तमिलनाडु प्रदेश के नाम बदलने वाले बयान को लेकर प्रदेश BJP अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी और राज्यपाल की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। दरअसल राज्यपाल RN रवि ने हाल ही में तमिलनाडु का नाम तमिज़गम अधिक उपयुक्त होने की बात कही थी, जिसको प्रदेश BJP अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ही अनावश्यक टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का विवाद बिना किसी अच्छे परिणाम का है। एक तमिल समाचार चैनल से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु और तमिज़गम दोनों ही नाम एक ही जैसी भावना के हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस राय से सहमत नहीं है कि राज्य का नाम बदलना चाहिए। यही नहीं, प्रदेश BJP अध्यक्ष ने पोंगल त्योहार पर भेजे गए निमंत्रण में प्रदेश का प्रतीक न होने बल्कि केंद्र का प्रतीक होने पर भी राज्यपाल से असहमति जताई। हालांकि साथ ये भी कहा कि ये क्लेरिकल एरर के कारण हो सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर थीं। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो घरेलू महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी साल में 24,000 रुपए आपको मिलेंगे। बता दें, कांग्रेस इससे पहले चुनाव के बाद सरकार में आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा कर चुकी है। सोमवार को की गई घोषणा भी चुनावी वादे जैसी घोषणा थी। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर मैदान में सोमवार को आयोजित नानाई सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। बता दें, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर है। कांग्रेस इनको लुभाने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में महिलाओं को संबोधित करते हुए उनको अपनी शक्ति पहचानने पर जोर देने के लिए कहा। प्रियंका ने कहा कि आप देश की आबादी की आधी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि अगर महिला का सशक्तिकरण होता है तो पूरे परिवार और इसी तरह देश का सशक्तिकरण होता है। प्रियंका ने इस दौरान राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ की सरकार 40% सरकार कहलाती है। सरकार के भ्रष्टाचार से राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सम्मेलन में आए लोगों से पूछा कि मुझे बताइए कि भाजपा की सरकार में आने के बाद से उनके जीवन में कोई बदलाव आया है क्या? यहाँ का PSI घोटाला शर्मनाक है।
आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और सत्ता में बैठे नेताओं से आपको ये घोटाला मिलता है। वोट देने से पहले अपनी पिछली सालों की स्थिति का आकलन कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। घर से बाहर रह रहे लोगों के लिए लाई जा रही रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। आज विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि वो पहले शहरी उदासीनता के मुद्दे का समाधान करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कोई विपक्षी दल रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन को नहीं देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसी मशीन की जरूरत के मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि आरवीएम के मुद्दे पर आम सहमति बनने तक उसका कोई प्रदर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल प्रदर्शन देखने को तैयार नहीं है। सिंह ने कहा कि आरवीएम का विचार स्वीकार्य नहीं है। बता दें, चुनाव आयोग ने आरवीएम के प्रदर्शन के लिए 8 राष्ट्रीय और 57 मान्यता प्राप्त राज्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर रविवार को भी बैठक की थी। इसमें अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस द्वारा आयोजित इस बैठक में आरवीएम पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया था। बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें 31 जनवरी तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने अपना जवाब संयुक्त या अलग से भेजने के लिए 25 जनवरी को फिर से मिलने का फैसला किया है। लेकिन हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते। विपक्षी दलों ने कहा कि आरवीएम अभी भी बहुत ही अस्पष्ट है। इसके प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां और समस्याएं हैं, जैसे कि प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या स्पष्ट नहीं होना। बता दें आरवीएम के जरिए घर से दूर रह रहे लोग भी वहां इस मशीन के जरिए वोट डाल सकेंगे। प्रत्येक आरवीएम से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की सीमा में 19 जनवरी को पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डीएपी के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि डीएपी के ढेर सारे नेता मंगलवार 17 जनवरी को पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बता दें, इसी महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में डीएपी के 17 नेताओं, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद शर्मा और पीरजादा मोहम्मद सईद शामिल थे, ने डीएपी से खुद को आजाद किया और कांग्रेस के खेमे में लौट आए थे। इस घटना से आजाद की क्षेत्रीय राजनीति को काफी धक्का लगा। दरअसल गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की मुख्य धारा की पॉलिटिक्स को छोड़कर जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय राजनीति करने पहुंचे हैं और अपनी डीएपी की स्थापना की है। शुरू में कांग्रेस से तमाम लोग आजाद की पार्टी में आ गए, लेकिन जल्द ही कांग्रेस से आए हुए नेताओं का आजाद की राजनीति से मोह भंग हुआ और वो सभी कांग्रेस में लौटने लगे। 17 लोगों के कांग्रेस में लौटने के बाद गिनती के नेता ही डीएपी में बचे थे। अगर वो कल मंगलवार को कांग्रेस में लौट आते हैं तो आजाद की पार्टी का नाम लेवा भी राज्य में नहीं बचेगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे आजाद की पार्टी के लिए वही लोग जमीनी नेता थे। लेकिन उनके चले जाने पर डीएपी का आधार ही खत्म हो सकता है। उत्तराखंड के धंसते जोशीमठ शहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट इस मामले को पहले से ही देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, आप पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट जाएं। उत्तराखंड हाई कोर्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास और दूसरी शिकायतों का उपयुक्त निवारण कर सकता है। बता दें, ये जनहित याचिका धार्मिक नेता स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की। इसमें जमीन धंसने और वहां पड़ रही दरारों को देखते हुए इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई थी। भारत में असमानता का हाल क्या है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की आज सोमवार 16 जनवरी को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले आई। इस फोरम में तमाम देश विश्व के आर्थिक हालात पर बात करते हैं और ये भी सोचते हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसे उठाया जाए। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि तमाम देश नीतियां अमीर लोगों के अनुकूल ही बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी पर
2017 से 2021 में उनको मिले लाभ पर अगर सिर्फ एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। उस पैसे से साल भर के लिए 50 लाख स्कूली बच्चों के टीचरों को रोजगार दिया जा सकता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के अनुमानित बजट से 1.5 गुना अधिक है। पीटीआई के मुताबिक ऑक्सफैम ने कहा कि 2020 में जब से महामारी शुरू हुई नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई। यानी 2020 से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों ने हर दिन 3,608 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ सरकार को जीएसटी से जो 14.83 लाख करोड़ रुपए आए, इसमें से 64% आबादी के 50% लोगों से आया। यानी सरकार की जीएसटी की आमदनी में 64% हिस्सा इस देश की आधी आबादी का है। जीएसटी की ये रिपोर्ट 2021-22 की है। सिर्फ 10% टॉप लोगों से 3% जीएसटी आया। दिल्ली के मेयर का चुनाव 24 जनवरी को हो सकता है। एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी के पार्षदों की बैठक बुलाने की अनुमति दे दी है। एलजी दफ्तर के मुताबिक एमसीडी के नए चुने गए पार्षदों की शपथ, स्थायी समिति के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यों का चुनाव मंगलवार 24 जनवरी को होगा। बता दें 6 जनवरी को मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आप पार्षदों के बीच लात घूंसे चले थे। विवाद उस समय हुआ जब एलजी ने मनोनीत पार्षदों को भी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में शामिल करना चाहा। आपने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि जो लोग चुनकर आए हैं उन्हें ही मेयर प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। आपने आरोप लगाया कि एलजी बीजेपी के साथ मिलकर उसकी पसंद का मेयर लाना चाहते हैं। इसके बाद ही चुनाव स्थगित करना पड़ गया। दिल्ली सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच जारी सियासी तनाव के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मार्च एलजी के आवास तक रखा गया। बता दें आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का आरोप है कि सरकार शिक्षकों और स्कूल के प्रिंसिपल्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेज रही थी, लेकिन बीते दिनों एलजी वीके सक्सेना ने इस प्रस्तावित दौरे पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे और अपने साथ की किताब ले गए। उन्होंने कहा कि हम एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद तेलुगु फिल्म आरआरआर को अब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। आरआरआर फिल्म के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई कि फिल्म के नाटू नाटू गाने को भी अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।